हेलो एंड वेलकम इन यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉर्न टेक। टुडे फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल VARC या फिर VARS। यहाँ पे साइकिल होगा तो C आ जाएगा, सिस्टम होगा तो S आ जाएगा। ठीक है, साथ साथ हम एक डेरिवेशन करेंगे छोटा सा सीओपी निकालने के लिए, यानी मैक्सिमम सीओपी निकालेंगे, और साथ साथ हम समझेंगे वर्किंग क्या होता है आपका अमोनिया वाटर और लिथियम ब्रोमाइड वाटर साइकिल का। ठीक है, चलिए बेहतरीन इस साथ साथ देखेंगे कि एमसीक्यूज कहाँ कहाँ से, कौन कौन से टॉपिक से आपके एमसीक्यूज किस पॉइंट से बन जाते हैं, कुछ पॉइंट को भी ध्यान में रखना है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल। इसका मतलब क्या है, देखिए लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम या फिर साइकिल समझ लेते हैं, साइकिल लिख लेते हैं VCRC, यहाँ लिखते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल VARC। दोनों में डिफरेंस क्या है पहले ये आपको जानना होगा। जब हमने वेपर आपका, इसमें देखो दोनों में छोटी सी बातें हैं, कंप्रेशन में और एब्जॉर्प्शन में। बस वो छोटी सी बात क्या होती है वो देख लेते हैं जरा जल्दी से, एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे उसे हम। यहाँ पे होता है आपका कंडेंसर होता है, आप बोलोगे यस एब्सोल्युटली। यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है। यहाँ पे होता है इवोपरेटर होता है, तो आप बोलोगे यस। यहाँ पे होता है इवेपोरेटर, यहाँ पे होता है। इसके बाद यहाँ पे एक डिवाइस लगा था, आपने देखा था, इस टाइप से मैंने बनाया था। इसे हम क्या बोल रहे थे, इसे बोल रहे थे हम कंप्रेसर। इसे क्या बोल रहे थे हम, कंप्रेसर। तो कंप्रेसर का काम क्या था, कंप्रेसर का काम क्या था, जो आपका रेफ्रिजरेंट यहाँ से ये आता है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, इवोपरेटर लिया, इवोपरेटर से जो रेफ्रिजरेंट है वो लेटेंट हीट लेकर के इवोपरेट हो जाता था वेपराइज फॉर्म में, यहाँ से जाता था वो कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर उसे वर्क इनपुट हम देते थे यहाँ पे, वर्क इनपुट, वो कंप्रेसर उसे पंप कर देता था कहाँ पे, कंडेंसर के अंदर। वहां से वो हीट को रिजेक्ट कर देता था यहाँ पे एटमॉस्फेयर की तरफ। ठीक है, कंडेंसर से हीट बाहर निकल जाती थी। उसके बाद जो है यहाँ से फिर आता था एक्सपेंशन वाल्व में, एक्सपेंशन वाल्व में आने के बाद वो दोबारा फिर कहा जाता था इवोपरेटर में। ये साइकिल चल रही थी। लेकिन देखो जो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल आया, जैसे कि यहाँ पे नाम है एब्जॉर्प्शन, ये पूरा टर्म देख रहे हो आप, ये सिस्टम जो है ये वाला, ये सिस्टम यानी कंप्रेसर का, इसको हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। किससे, इसकी जगह पे दो छोटी छोटी डिवाइसेज आ गई। उसका नाम क्या था, उसमें देखो एक तो क्या लगा था, जनरेटर था, जनरेटर, एब्जॉर्बर और एक छोटा सा पंप। पंप को नहीं बोलोगे तो भी चलता है, पंप बहुत कम कंपेरिजन टू द कंप्रेसर वर्क लेता है। तो जरा समझते हैं इसका डायग्राम क्या होना चाहिए फिर। ठीक है, इसकी जगह पे इसको हटा देंगे, यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे डिवाइस लग जाएगी। इसके जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक जनरेटर हो जाएगा, छोटा सा जनरेटर हो जाएगा। समझेंगे कि पार्ट को अच्छे तरीके से बिल्कुल, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर ना आए। एमसीक्यू पूछा जाता है आपका कि सोडियम ओसोन, एमोनिया और वाटर में रेफ्रिजरेंट कौन सा है, एब्जॉर्बेंट कौन सा है, लिथियम ब्रोमाइड में एब्जॉर्बर कौन सा है, आपका रेफ्रिजरेंट कौन सा है। देखेंगे सारी चीजें करके, पहले समझते हैं इसका वर्किंग थोड़ा सा। जनरेटर बना हुआ है यहाँ पे, इसमें क्या लगा दिया हमने, एक पंप लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने लगा दिया क्या, एक एब्जॉर्बर। क्या लगा दिया, एब्जॉर्बर। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, एब्जॉर्बर लगा दिया। यहाँ से ये पंप इसमें भेजता है। अब कैसे काम होता है वो देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा हमें। यहाँ पे एक डिवाइस लगा दी हमने इस तरीके से, ठीक, इसको नीचे भेजता है। ये वन साइड मूवमेंट होता है, डबल साइड नहीं। यहाँ से भी वापस जाएगा कहाँ, कंडेंसर में, यहाँ से इवेपोरेटर से वापस आएगा। पंप, ये जो कंप्रेसर था, कंप्रेसर को हमने रिमूव कर दिया इस डिवाइस से। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीज लगाए गए हैं आपके, यहाँ पे लगाया गया जनरेटर, एब्जॉर्बर और पंप। एक डायग्राम बन जाता है हमारा बेहतरीन वाला, क्या, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल का क्या बन जाएगा, बन जाएगा। जल्दी से बनाते हैं, समझते हैं इससे सारे पार्ट, इसके कैसे कैसे काम करते हैं। यहाँ पे क्या है आपका कंडेंसर, क्लॉकवाइज क्यों बनाते हैं, ताकि हमें आसानी हो कंडेंसर। उसके बाद यहाँ लगा हुआ है क्या आपका थ्रोटल वॉल्व, इसको ऐसे बना लेते हैं, ये आपका थ्रोटल वॉल्व है। उसके बाद आगे लगा हुआ है आपका इवोपरेटर, इवेपोरेटर। ठीक, यहाँ से क्या होता है आपका जो स्टोरेज है आपका, वहां से रेफ्रिजरेंट इफेक्ट आ रहा है, स्टोरेज लिख देता हूँ यहाँ पे। स्टोरेज का मतलब जो स्पेस जहाँ पे आप अपना फ्रिज में सामान वामान रख रहे हो, समझने के लिए फ्रिज से कंपेयर करके समझ रहे हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ से जाता है वो, अब यहाँ पे कंप्रेसर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बर। यहाँ पे क्या होगा आपका, एब्जॉर्बर होगा। एब्जॉर्बर से फिर कहा जाएगा पंप में। अभी काम कैसे करता है समझाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा आपका पंप, पंप से कहा जाएगा सीधे फिर ये यहाँ पे लगा हुआ है एक डिवाइस और, उसका नाम क्या है, जनरेटर। जनरेटर, अभी जनरेटर वो स्टार्ट होने वाला जनरेटर नहीं है, मैकेनिकल जो हम पढ़ते हैं ना उसमें कि जनरेटर लाइट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, केमिकल को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है, उसके बाद डायनामो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, तो वो जनरेटर नहीं है। यहाँ से पंप यहाँ पे जा रहा है इसके अंदर, यहाँ से ये लगा हुआ है यहाँ पे
एक वॉल्व, वन साइडेड वॉल्व बोलते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो जरा एक साइकिल देखते हैं अपना कैसे काम करता है, जरा समझ में आएगा। उसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे अपना हम किसका, अमोनिया वाटर का, अमोनिया और वाटर का H2O। इससे पहले देखो अमोनिया वाटर का एग्जाम्पल ले समझ लेते जरा। अमोनिया जो होता है वाटर में क्या होता है, वो डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है अच्छे तरीके से। डिजोल्व होने की वजह से जो कोल्ड वाटर होगा, कोल्ड वाटर में अमोनिया क्या है, वाटर से घुल जाता है। इसमें घुलने के बाद यहाँ पे एक रिच कंसंट्रेशन रेफ्रिजरेंट तैयार करता है, यानी कि रिच मिक्सचर तैयार करता है आपका रेफ्रिजरेंट का, ठीक है। हाईली कंसंट्रेटेड रेफ्रिजरेंट मिक्सचर होता है, कुछ भी आप बोल सकते हो। अगर इसे हम हीट कर दें, हीट करेंगे जैसे, तो क्या हो जाएगा, हीट करने के बाद जैसे हम हीट करेंगे तो NH3 का वेपर बन जाता है, NH3 का वेपर बन जाता है। बाकी H2O बाद में बनता है आपका, NH3 जल्दी वेपराइज होके H2O से वो अलग हो जाता है हॉट वाटर के साथ, जब इसे हीट करेंगे तब। तो बात समझ में आया कि प्रॉपर्टी किसकी, अमोनिया की, वाटर में डिजोल्व होता है ठंडे पानी के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, वाटर आपका अमोनिया वेपर बन जाता है किसके, हॉट वाटर के साथ, ठीक। चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। अब आप समझिए एक लाइन से, यहां से देखो टोटल वॉल्व था आपका ये, टोटल वॉल्व से अमोनिया आया, टोटल वॉल्व से क्या आया आपका, NH3, अमोनिया यहां से आया। अमोनिया आने के बाद इवोपरेटर में गया, इवोपरेटर में जो यहाँ से स्टोरेज से लेटेंट हीट थी उसने उसको इवोपरेट कर दिया। अब वो अमोनिया वेपर बन चुका है, यहाँ पे क्या बन गया है वो, NH3 वेपर फॉर्म में, वेपर फॉर्म में कहाँ गया वो, एब्जॉर्बर में गया। अब देखो सारा काम यहाँ एब्जॉर्बर में, एब्जॉर्बर में क्या प्रेजेंट था आपका, कोल्ड वाटर H2O, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कोल्ड वाटर। अब आप बोलोगे एब्जॉर्बर काम कैसे करता है, तो साइड में यहाँ पे देख लो जरा। एब्जॉर्बर एक्चुअली में ऐसे बना होता है, यहाँ पे एक कॉइल लगी होती है ऐसे करके, यहाँ से आपका कोल्ड वाटर जाता है और यहाँ पे हॉट वाटर बाहर आता है, कहने का मतलब जितनी इसकी हीट होती है वो बाहर निकालता रहता है, एक अलग साइकिल लगी होती है कोल्ड वाटर की, ठीक। ये हो गया आपका एब्जॉर्बर में क्या है, ठंडा पानी है आपका। अब NH3 वेपर जाएगा, वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, मिक्स होने के बाद एक लिक्विड तैयार हो जाएगा, लिक्विड तैयार हो जाएगा आपका, किसका लिक्विड तैयार हो जाएगा, हाईली रेफ्रिजरेंट का, यानी कंसंट्रेटेड NH3, यानी जो पानी के साथ मिक्स हो गया अभी, वो कहाँ से जाएगा, वो आपका वो यहाँ से, यहाँ पे क्या आएगा आपका NH3 प्लस H2O, ये लिक्विड फॉर्म में होंगे। अब लिक्विड फॉर्म में यानी जो NH3 का वेपर था वो वाटर के साथ डिजोल्व हो गया है। अब उसको इजीली पंप कर सकते हैं, नॉर्मली जैसे पंप करते हैं, पंप कर दिया हमने, इसको यहाँ पे भेज दिया, कहाँ भेज दिया हमने इसको, यहाँ भेज दिया इसे। यहाँ भेजने के बाद अभी तो MCQs बताऊंगा, इसके बाद नेक्स्ट उसमें वर्किंग समझ लेते हैं, फिर MCQs आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ से पूछते हैं। यहाँ भेज दिया हमने जनरेटर में, कहाँ भेज दिया हमने इसे, जनरेटर में। अब जनरेटर का काम क्या होता है, यहाँ पे कोई वर्क इनपुट नहीं हो रहा, पंप में बहुत ही कम वर्क हो रहा है, इसलिए इसे नेग्लिजिबल ही मान लेते हैं। जनरेटर में क्या होगा, सेम यहाँ देखो जरा साइड में बनाते हैं, एक यहाँ पे भी कॉइल लगा होता है ऐसे करके, यहाँ पे हॉट वाटर आता है, हॉट वाटर या फिर स्टीम समझ सकते हो आप, स्टीम ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टीम यहाँ से आता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है वाटर बन के। स्टीम यहाँ से जब आएगा अपनी सारी एनर्जी किसको देगा, यहाँ पे कौन है अभी, यहाँ पे है NH3 प्लस H2O। अब जैसे यहाँ पे स्टीम आया, स्टीम आने के बाद क्या हो जाएगा, NH3 का वेपर के फॉर्म में आगे चला जाएगा, NH3 का वेपर के फॉर्म में कहाँ पहुंच जाएगा, आगे कंडेंसर में कूल होने के लिए। और यहाँ पे जो वाटर होगा, वाटर कहाँ पहुंच जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा, क्योंकि देखो डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी ना, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से वाटर जो होगा नीचे हो जाएगा, अमोनिया ऊपर आ जाएगा, अमोनिया इधर निकल जाएगा, वाटर कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे एब्जॉर्बर में। एक अपना एक साइकिल हो जाएगा इसका खुद का, कि वाटर यहाँ पे था, वाटर ने अमोनिया को डिसॉल्व किया, यहाँ से पंप हुआ, पंप होने के बाद यहाँ पहुंच जनरेटर में, जनरेटर ने फिर दोबारा से उसको हीट कर दिया, हीट करने के बाद अमोनिया का जो वेपर था वो कंडेंसर में पहुंच गया, वाटर दोबारा यहाँ पहुंच गया। अब जो अमोनिया का वेपर कंडेंसर में आया था वो एक्सपेंशन वाल्व से होते हुए कहाँ पहुंच गया, इवोपरेटर में। इवोपरेटर में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लेटेंट हीट लेकर के फिर से वो क्या हुआ, वेपराइज हो गया, वेपराइज होने के बाद कहाँ पहुंचा, एब्जॉर्बर में, फिर सेम चीज होना स्टार्ट हो गया। ये बात समझ में आपके, ये तो इसका वर्किंग है, किसका वर्किंग है ये, अमोनिया वाटर का, अमोनिया वाटर एज अ वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। अब यहाँ से जो एमसीक्यूज बनते हैं जरा उसको देखो, पहला एमसीक्यूज क्या बनता है, नोट करिएगा स्टार बना के इसे फटाफट। अमोनिया वाटर साइकिल में रेफ्रिजरेंट कौन सा होता है और एब्जॉर्बेंट कौन सा होता है, तो आप अच्छे से देख पा रहे हो जो मेन काम कर रहा है यहाँ पे, यानी रेफ्रिजरेंट अमोनिया है, अमोनिया की वर्किंग कर रहा है इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, NH3 क्या है आपका, इसे नोट को बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 1000 बार पूछा जाता है ये। NH3 क्या हो जाएगा आपका, रेफ्रिजरेंट हो जाएगा, रेफ्रिजरेंट क्या हो जाएगा आपका NH3, H2O क्या हो जाएगा, एब्जॉर्बेंट हो जाएगा, एब्जॉर्बेंट हो जाएगा आपका H2O। ठीक, ये बात समझ में आया, पहला क्वेश्चन आपका। ठीक, चलो अब एमसीक्यूज देखो और कहां से, एक एमसीक्यूज हो गया, सेकंड एमसीक्यूज कहां से बनता है आपका वो देखो जरा। लिथियम ब्रोमाइड और वाटर, LiBr और वाटर के केस में क्या होता है, यहाँ पे H2O आपका ये होता है आपका रेफ्रिजरेंट, ये क्या होता है आपका
रेफ्रिजरेंट होता है, और लिथियम ब्रोमाइड क्या होता है आपका, एब्जॉर्बेंट होता है। ये बात याद रखना अच्छे तरीके से, उल्टा नहीं करना है आपको। देख लो, अमोनिया वाटर और लिथियम ब्रोमाइड वाटर दोनों का उल्टा होता है, अपोजिट रिलेशन है। ये बात आपको अच्छे से दिमाग में सेट करके रखना है अपने। ये बात क्लियर हुआ यहाँ पे एक चीज। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू जो पूछा जाता है कि वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर वर्क इनपुट होता है कि नहीं, तो आप बोलोगे यहाँ पे वर्क इनपुट नहीं होता है, बिकॉज ये जो साइकिल है आपका, ये साइकिल वर्क करती है किस पे, इट वर्क्स, इट इसे लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट वर्क्स ओनली लो ग्रेड एनर्जी। अब देखो, लो ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी, ये सारा डिफरेंस क्या था, हमने कहाँ पढ़ा था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक का प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहां देख पाओगे, नहीं देखा है तो। साथ साथ एमसीक्यूज करते रहो, रिवीजन करते रहो, ये तो मैं करवा रहा हूँ आपका टॉपिक जो नहीं हुआ है आपका, जो समझ में नहीं आया था बच्चों को, वो करवा रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होता है आपका, लो ग्रेड एनर्जी पे काम करता है। लो ग्रेड का मतलब क्या है, लो ग्रेड एनर्जी, इसका मतलब क्या होता है, हीट। यहाँ पे वर्क डन नहीं होता, हीट होता है। हीट कहाँ कहाँ से आता है वो जरा एक बार देख लेते हैं, चलो आओ देखो जरा। पहला क्या होता है, कंडेंसर से हीट रिजेक्ट होता है। कंडेंसर से हीट क्या है, क्यूसी बाहर जा रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कोई हीट नहीं। यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, हीट को ये अंदर ले रहा है, सिस्टम के अंदर हीट आ रहा है यहाँ से। चलो, इसके बाद एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर में क्या होता है, हीट बाहर जा रही है यहाँ से भी, एब्जॉर्बर से क्यू ए मान लेते हैं, हीट बाहर जाती है यहाँ से। उसके बाद पंप में फिर वर्क डन बहुत छोटा होता है, इसलिए नेग्लिजिबल भी मान लेते हैं उसे। चलो, जनरेटर में फिर क्या होता है, जनरेटर में हीट दिया जाता है क्यूजी। ये बात समझ में आया आपको, कहने का मतलब है पूरे साइकिल में क्या है, हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ज्यादा वर्क का नहीं। यानी क्या है, इट वर्क्स ओनली द लो ग्रेड एनर्जी पे काम करता है आपका वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। ठीक, ये बात समझ में आ गया आपका, ठीक है। अब तो ये साइकिल ज्यादा यूजफुल कहाँ होता है, जहां पे आपका सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है। कहने का मतलब है, स्टीम कोई प्लांट है आपका, वहां पे स्टीम जनरेशन हो रहा है, वहां पे क्या कर सकते हो आप, या फिर आपका, तो स्टीम जनरेशन समझ लो पहले, उसके बाद बताता हूँ दूसरा। जहाँ पे स्टीम बन रहा है वहां पे क्या करोगे, स्टीम की जगह आप लगा दोगे वेपर वाला अपना पार्ट, और जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज वाला है वहां पे लगा दोगे दूसरा सिस्टम, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वाला। इससे क्या हो जाएगा, आपका सारे स्टीम का यूटिलाइज हो जाएगा जनरेटर में, तो काम अच्छी तरीके से आपका चलता रहेगा। तो वहाँ पे आपका क्या कॉस्ट बच जाता है, रनिंग कॉस्ट कम हो जाता है। या फिर सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जहाँ होता है, वहाँ पे भी ये वाला पार्ट लगता है सन की तरफ, और ये पार्ट लग जाता है आपका जो इंटीरियर होता है, वहाँ पे स्टोरेज जो होते हैं वहाँ पे, धीरे धीरे सिस्टम रन करता रहता है। अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपके इतना। यानी कि सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है वो बेस्ड होता है किस पे, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल पे। कुल मिला ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा गया था। चलो, रेफ्रिजरेशन बता दिया आपको, ये बता दिया, वर्किंग बता दिया। अब जरा एक चीज यहाँ पे आते हैं आगे। अब क्या देखियो, अब इसकी एफिशिएंसी कैसे निकाली जाए, कहने का मतलब इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे निकाला जाए, सीओपी कैसे निकाला जाए, उसके लिए एक छोटा सा डायग्राम समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे तरीके से समझिएगा। नॉर्मल सीओपी कैसे निकालते हैं हम, तो आप बोलोगे नॉर्मल सीओपी जो हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है आपका रेफ्रिजरेंट इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है सीओपी निकालने का, उसका होता है आपका डिजायर्ड इफेक्ट टू द एनर्जी इनपुट। वर्क इनपुट समझते थे ऐसे करके, वर्क इनपुट होता है आपका, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, यहाँ पे इफेक्ट क्या है आपका, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ही तो है। और वर्क इनपुट क्या है, यानी कि जो जनरेटर में आपने दिया है हीट, वो प्लस पंप का इनपुट। पंप का बहुत कम होता है इसलिए इसको हटा ही देते हैं, ना के बराबर मान लेते हैं। कहने का मतलब है क्या बन जाता है, ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन जो आपने एनर्जी दिया है, हीट दिया है, किसके अंदर दिया है, जनरेटर के अंदर। ठीक, तो इसको हटा देते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ये बात क्लियर हो गया आपको यहाँ से। चलिए अब एक छोटा सा डायग्राम समझते हैं। डायग्राम समझने से क्या फायदा होगा आपका, देखो जरा, इस डायग्राम को समझेंगे तो अच्छे तरीके से अपना सीओपी ड्राइव करेंगे। फिर होता क्या है, यहाँ पे एक जनरेटर टेम्परेचर है, ये क्या होता है आपका, देखो मैं कोशिश करता हूँ आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाया जाए। ये आपका क्या है, जनरेटर टेम्परेचर टीजी जिसे हम बोल रहे हैं, ये आपका पूरा सिस्टम है जो रेफ्रिजरेशन का है। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हीट दिया जा रहा है सिस्टम को, कौन सी हीट है वो, क्यूजी। आपने देखा ऊपर रेफ्रिजरेशन वाले में, पीछे आके देख लेना, डायग्राम को बना लिया करो साथ साथ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वीडियो आप पीछे करके देख सकते हो, आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके बाद क्या है यहाँ पे आपका इवोपरेटर टेम्परेचर, इवेपोरेटर टेम्परेचर टी से लिख सकते हो आप, टी आर से लिख दिया हमने इसे, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट सिस्टम के अंदर ये भी आ रहा है। अब यहाँ पे जो देखो हीट का एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, एक तो आपका हीट बाहर निकल रहा है क्यूसी कंप्रेसर से, और दूसरा कहाँ निकल रहा है हीट आपका क्यूए एब्जॉर्बर से। तो ये कहाँ जा रहे हैं निकल के, ये जा रहे हैं एम्बियंट में, यानी एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, टीओ लिख दिया हमने, यानी ये एम्बियंट टेम्परेचर। कन्वेंशनल में पूछा जाएगा, ये ध्यान देना सीओपी निकालने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो
अभी हम खाली यहाँ समझ ले रहे हैं जो काम की बातें हैं। एक एमसीक्यू यहाँ से बन के आता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ इसे ड्राइव भी करवा दूँ ताकि आपको बाद में फिर दिक्कत ना हो ना। एक सेम से साथ साथ वो भी चीज़ें हो जाएंगी, दोनों तैयारी हो जाएंगी, तो याद भी रहेगा ना आपको इस तरीके से। तो वैसे याद नहीं रहता, भूल जाते हो आप। ठीक है, चलो ये बात हो गया यहाँ पे। अब देखो, हमने जब देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था, जितना भी वर्क डन है सिस्टम के अंदर आने वाला बराबर जाने वाले के इक्वल था। बोलोगे यस, एब्सोल्युटली राइट है ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखोगे, यहाँ पे क्यू जी सिस्टम के अंदर आ रहा है प्लस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ये भी सिस्टम के अंदर आ रहा है, देख पा रहे हो तो आप दोनों तरीके से। ये इक्वल किसके हो जाएगा, जो हीट निकल रहा है वो क्या हो रहा है आपका क्यू सी प्लस क्यू ए। आप बोलोगे यस ये सही है बिल्कुल। आपको पता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या कहता है कि कोई भी आपका एंट्रोपी जो होता है, एंट्रोपी चेंज जो होता है, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी टर्म का यूज होगा, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन हीट की बात हो रही है। यानी यहाँ पे एंट्रोपी चेंज का कॉन्सेप्ट क्या था, एंट्रोपी चेंज था कि सिस्टम की एंट्रोपी, कोई भी सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी, प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी, वो क्या था आपका इज ग्रेटर देन इक्वल क्या था, जीरो था। ठीक है, सिस्टम का क्या हो जाएगा, इज इक्वल जीरो हो जाएगा, सराउंडिंग का इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो हो जाएगा। चलिए इतनी बात समझ में आ गई आपके, कहने का मतलब क्या है, इस सबको चेंज कर लेते हैं। अब देखो एक लाइन से लिखना स्टार्ट करते हैं सबका। क्यू जी यहाँ पे आ रहा है, क्यू जी क्या हो जाएगा आपका, क्यू जी सिस्टम पे क्या हो रहा है, हीट आ रहा है, क्यू जी डिवाइड बाई टी जी। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आर ई डिवाइड बाई टी आर प्लस क्यू सी। एक मिनट देखो, चलो उसको हटा देते हैं, यहाँ से देखते हैं जरा इसे आगे। आर ई डिवाइड बाई टी आर प्लस क्यू जी, क्यू जी डिवाइड बाई, ये आपका निकल गया यहाँ से टी ओ, टी ओ कहाँ ये रहा, यहाँ से निकला ये आपका क्यू जी और टी जी, क्यू जी टी जी हो गया ये। ठीक है, आर ई अपॉन टी आर हो गया, टी आर लिख देते हैं इसे, टी आर हो गया छोटा सा, प्लस फिर क्या करेंगे आपका क्यू सी, सी है टी नहीं, क्यू सी, क्यू सी ये रहा, क्यू सी डिवाइड बाई टी ओ, फिर प्लस यहाँ से और क्या है ये आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाई टी ओ इज ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा आपका ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से क्यू जी कॉमन ले लेते हैं ना, क्यू जी यहाँ पे है, टी जी यहाँ पे है, टी ओ यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है आपका ये, यहाँ पे हीट निकला था ये बाहर आपका क्यू सी। ठीक है, ठीक, यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखो जरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दिख रहा है यहाँ से कॉमन, और ये दिख रहा है आपका कंप्रेसर का, कंप्रेसर का हीट बाहर जा रहा है, यहाँ से कॉमन लेंगे दोनों में। कॉमन क्या है, एक मिनट रुको जरा, ये हीट यहाँ पे कहाँ जा रहा है, ये हीट डिवाइड बाई टी जी, एक बार चेक करते हैं इसे, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। क्यूसी, क्यूसी जा रहा है यहाँ पे कहाँ, एटमॉस्फेयर में। देखो यहाँ जा रहा है, आप यहाँ पे दोबारा आते हैं, यहाँ पे जितना यहाँ पे देखो हीट यहाँ पे इनपुट हो रहा है आपका, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जितना जनरेटर में आ रहा है, जितना जनरेटर में हीट आया, हीट ने क्या करा, एमोनिया को वेपराइज कर दिया, वेपराइज करने में कंडेंसर से वो बाहर निकल गया यहाँ पे। ठीक है, उसी को हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है हमने अभी, क्यू सी डिवाइड बाई टी ओ आर ई डिवाइड बाई टी ओ, कॉमन लेते हैं जरा, यहाँ पे देखते हैं क्या है, क्यू सी क्यू ए। अच्छा, जितना भी सही बात है, जितना हीट आपने इनपुट किया था आपका, ये देखो यहाँ पे जरा, ये क्यू सी जो है कंप्रेसर का जितना हीट है वो किसके बराबर है आपका, जितना हीट आप वहां से बाहर निकालो अमोनिया से उतना हीट तो निकलेगा बाहर। ठीक है, दोनों को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो वही गड़बड़ हो रहा था। क्यू जी यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन टी ओ, वन अपॉन टी ओ, ये माइनस का इधर लिख लेंगे, वन अपॉन टी जी। ठीक, इस ग्रेटर देन इक्वल लगा देते हैं, आर ई रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वन अपॉन टी आर माइनस वन अपॉन टी ओ। ठीक, ये गड़बड़ हो रहा था यहाँ पे, अब सही है, जितना हीट आप डालोगे उतना हीट तो निकलेगा ना उधर से। कहने का मतलब क्या हो जाएगा फिर, क्यू जी और यहाँ पे क्या है टी जी माइनस का एलसीएम ले लेते हैं इसके, यहाँ से टी जी माइनस टी ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिर ये लिख देते हैं जल्दी से, टी जी माइनस टी ओ डिवाइड बाई टी जी, और यहाँ पे इज ग्रेटर देन इक्वल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यहाँ पे क्या है टी ओ माइनस टी आर डिवाइड बाई टी आर। ये बात क्लियर है, ठीक, इतनी हो गई, समझ में आ गया। अब आर ई को इधर ले लेते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा टी जी माइनस टी ओ डिवाइड बाई टी जी एक ब्रैकेट में, और इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा टी आर रिवर्स हो जाएगा। ये सब बातें आपको पता है, टी आर यहाँ पे क्या हो जाएगा
इज लेस देन इक्वल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय आपका क्यू जी। ठीक, ये बस समझ में आ गया इतनी बातें। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर ई डिवाइड बाई क्यू जी, आर ई डिवाइड बाई क्यू जी, ये है क्या, आर ई डिवाइड बाई क्यू जी क्या है आपका, सीओपी के इक्वल है। हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सीओपी। इसके जगह क्या लिख पाएंगे हम, सीओपी। तो मैक्सिमम सीओपी क्या हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम सीओपी, यहाँ से एमसीक्यूज बनेगा उसको नोट करोगे आप। मैक्सिमम सीओपी क्या हो जाएगा, टी जी माइनस टी ओ डिवाइड बाई टी जी, एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, टी आर डिवाइड बाई टी ओ माइनस टी आर। ठीक, ये बात समझ में आया। अब देखो जरा यहाँ से आप एक एमसीक्यू जो बनता है वो बनता है कि सीओपी ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल वो किसके इक्वल होता है, वो किसके इक्वल होता है जरा उसे हम देखेंगे। इसके लिए हम पूरा डेरिवेशन किया ये वाला। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको जितना भी होता है ये क्या है, कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है, ये आपका इसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, किसका किसका कॉम्बिनेशन है ये। यहाँ पे दो बातें देख पा रहे हो आप, क्या, सीओपी ऑफ कार्नोट साइकिल एंड एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। हमेशा ये बात ध्यान रखना है आपको, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है आपसे ये वाला। और बाकी ऊपर का जो डेरिवेशन था ये आपका पेपर 2 में आएगा। एसएससी वाले अगर ध्यान दे रहे हैं तो, अब विद्युत विभाग वाला है तो वहाँ पे इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको, ठीक है, अभी नहीं करवा रहा हूँ, नेक्स्ट उसमें करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो सीओपी क्या होगा आपका, मैक्सिमम ध्यान देना आप, कार्नोट साइकिल का सीओपी और इनटू में एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। ठीक, ये बात समझ में आ गया। ये है पूरा आपका डेरिवेशन, यहाँ तक फिनिश हो गया ये। बाकी आप एमसीक्यूज वाली वीडियो देखते रहो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आरएससी कंप्लीट करो अच्छे तरीके से, फिर हम एमसीक्यूज करेंगे इसके बहुत सारे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो कॉन्टेक्ट, थैंक यू।